अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। आज हम एस्टिमेटिंग एंड कॉस्टिंग चैप्टर 1 का लास्ट लेक्चर हम रिकॉर्ड करवाएंगे। तो जिस तरह पहले हमने 3 लेक्चरों में एस्टिमेटिंग एंड कॉस्टिंग में जो चैप्टर 1 है जिसमें मैंने आपको बताया था कि रफ़ कॉस्ट एस्टिमेशन, व्हाट इज़ रफ़ कॉस्ट एस्टिमेशन, तो उसके रफ़ कॉस्ट एस्टिमेशन के डिफरेंट मेथड्स मैंने पिछले 3 लेक्चर्स में रिकॉर्ड करवाए हैं। वो आप जाके देख सकते हैं यूट्यूब के ऊपर। तो पहले लेक्चर में मैंने आपको इंडिकेशन पर नंबर के हिसाब से जो एस्टिमेशन रफ़ कॉस्ट एस्टिमेशन हम करते हैं वो मैंने बताया था। दूसरे लेक्चर में मैंने फिर आपको प्लेंथ एरिया एस्टिमेट उसका एग्जाम्पल सॉल्व करवाया है। तीसरे लेक्चर में मैंने फिर आपको क्यूबिकल कंटेंट मेथड, अगर प्लेंथ एरिया रेट में कोई इशू आता है और आप ज़्यादा एक्यूरेसी चाहते हैं तो फिर क्यूबिकल कंटेंट पर आपको जाना पड़ेगा। तो वो भी मैंने लेक्चर 3 में रिकॉर्ड करा है। आज लेक्चर 4 में हम एक और मेथड जो फाइनल मेथड होगा इस चैप्टर का, और ये चैप्टर इधर ही क्लोज हो जाएगा। तो उसमें मैंने आपके लिए एक एग्जांपल तैयार की है, कारपेट एरिया मेथड। ठीक है, तो व्हाट इज़ कारपेट एरिया अभी हम डिटेल से पढ़ेंगे। तो बाकी अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी हर नई वीडियो आपको टाइमली मिल सके। तो लेट्स स्टार्ट, हम आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। अच्छा, कारपेट एरिया एस्टिमेशन समझने से पहले हम थोड़ा डिफरेंट एरियाज़ के बारे में पढ़ेंगे जो हमारे बिल्डिंग में हमारे काम आते हैं, हम इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास तो आपने पढ़ा है कि प्लेंथ एरिया होता है, इसके बारे में हमने पढ़ लिया। दूसरा हमारा होता है फ्लोर एरिया, एक होता है हमारा सर्कुलेशन एरिया और एक हमारा आता है हमारा कारपेट एरिया। ठीक है, अच्छा, ये जो 4 किस्म के एरियाज़ हैं ये हमें पता होना चाहिए इसका कि व्हाट इज़ दिस। ठीक है, प्लेंथ एरिया हमने समझ लिया कि आउट टू आउट डायमेंशन फ्लोर लेवल के ऊपर जब हम किसी बिल्डिंग का एरिया मालूम करते हैं, कवर्ड एरिया, तो उसको हम प्लेंथ एरिया कहते हैं। ठीक है, अच्छा, व्हाट इज़ फ्लोर एरिया। इसका फ्लोर एरिया का कि अगर आप किसी बिल्डिंग का सिर्फ और सिर्फ जो फ़र्श आपको नज़र आ रहा है उसका एरिया जब आप मालूम करते हैं, चाहे वो कमरे का इंटरनल फ़र्श हो या बरामदे का फ़र्श हो या कॉरिडोर का फ़र्श हो या बाथरूम का फ़र्श हो, तो सबको जब आप जमा करेंगे तो उसका सबमिशन आएगा आपका फ्लोर एरिया। ठीक है, या सिंपली इन शॉर्ट एंड इन सिंपल वर्ड्स, इन सिंपल अगर मैं आपको बता दूं कि अगर प्लेंथ एरिया माइनस एरिया occupied बाई वॉल्स, कि अगर आप प्लेंथ एरिया से जो एरिया ऑक्यूपाइड किया है वॉल्स ने, यानी जो एरिया वॉल ने घेरा हुआ है, वॉल्स की जो दीवारें हैं, तो उसको हम फिर फ्लोर एरिया कहेंगे। ठीक है, अच्छा, इसमें क्या आपने इंक्लूड नहीं करना, तो वो ऑक्यूपेशन ऑफ वॉल्स तो आपने इंक्लूड करना है, लेकिन ओपनिंग स्पेसेस, ओपन स्पेसेस जिस तरह एंट्रेंस हो गए या वो हो गए, तो दरवाजे हो गए, तो उसकी जो सेल्स हैं वो आपने शामिल नहीं करनी। ठीक है, यानी वो माइनस नहीं करनी। तो ये आपने ओपनिंग एंड डोर्स डोर सेल्स आपने शामिल नहीं करने। अभी व्हाट इज़ डोर सेल्स, अगर मैं आपको एक कमरे का
मैं अभी आपको इधर समझा देता हूँ। इस स्केच में अगर मैं एक कमरे का एलिवेशन बना दूँ इस तरह, फ्री हैंड स्केच में बना रहा हूँ, माइंड नहीं करना। अच्छा, इस तरह ये उसकी खिड़की हो गई, ये एलिवेशन है। तो ये जो एरिया है इधर से लेके इधर तक, सॉरी, ये जो एरिया है इसको हम डोर सेल, इसके डोर सेल्स कहते हैं। इसको अगर मैं एलिवेशन में मैं टॉप व्यू बना दूँ इस दीवार का, सिर्फ जो फ्रंट दीवार नज़र आ रहा है, तो इसका मैं अगर इस तरह या इधर करके मैं बना देता हूँ, टॉप व्यू बना दूँ इस दीवार का सिर्फ जिसमें दरवाज़ा है, ये इस तरह करके ये आपका है, ठीक है, कमरा। तो इसमें आपको इस तरह ये जो जगह है, ये दरवाज़ा है आपका, ये दरवाज़ा है आपका। तो ये जो एरिया है ये वाला, जो टॉप व्यू में नज़र आ रहा है ये वाला, ये आपका डोर सेल कहलाता है। तो ये जगह आपने माइनस नहीं करनी, ठीक है। अच्छा, इधर तक आप समझ गए। फ्लोर एरिया, प्लेंथ एरिया हमने पढ़ा। अभी सर्कुलेशन एरिया जस्ट सर्कुलेशन के लिए जब इस्तेमाल होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपका कॉरिडोर हो गया, कॉरिडोर हो गए, आपका वेरांडास हो गए, ठीक है, वेरांडास हो गए, एंट्रेंस आपकी हो गई, एंट्रेंस वगैरह। तो इस तरह की चीज़ें जो आपकी बिल्डिंग के साथ होती हैं, तो इसको हम सर्कुलेशन एरिया कहते हैं। लेकिन इसमें भी दो किस्म की टाइप्स होती हैं। टाइप्स इसकी 2 हैं, ठीक है। नंबर 1 आपकी हॉरिजेंटल सर्कुलेशन, हॉरिजेंटल, और नंबर 2 पर आपकी वर्टिकल। तो हॉरिजेंटल में आपका जस्ट ये जो चीज़ें मैंने आपको बता दी कि कॉरिडोर, वेरांडा, एंट्रेंस वगैरह ये आ गई, यानी जो इस तरह हॉरिजेंटल मूवमेंट के लिए जो इस्तेमाल होती हैं, ठीक है। और वर्टिकल मूवमेंट के लिए इस तरह आपके स्टेयर केस हो गए, स्टेयर केस, लिफ्ट्स वगैरह, ठीक है, शाफ्ट्स या जो बड़े बड़े शाफ्ट्स होते हैं, ठीक है। तो ये आपकी किसके लिए होते हैं? वर्टिकल मूवमेंट के लिए होती है। तो वो वर्टिकल सर्कुलेशन और हॉरिजॉन्टल सर्कुलेशन ये हो जाती है, ठीक है। अब इसके बाद आ जाता है आपका कारपेट एरिया। तो कारपेट एरिया आपका जो, ये मैं इधर लिख देता हूँ, कारपेट एरिया आपका जो यूज़फुल एरिया होता है, ठीक है, उसको हम कारपेट एरिया कहते हैं। उसमें से आपकी प्लेंथ एरिया में आपने देखा था कि तमाम चीज़ें इंक्लूड होती हैं, ठीक है। और फ्लोर एरिया में हमने ऑक्यूपेशन ऑफ वॉल माइनस किया था। ऑक्यूपेशन ऑफ वॉल्स का जो एरिया है वो हमने प्लेंथ एरिया से माइनस किया था, तो वो हमारा बन गया था फ्लोर एरिया। सर्कुलेशन एरिया भी मैंने आपको बता दिया कि व्हाट इज सर्कुलेशन। कारपेट एरिया में ये है कि आप जो यूज़फुल एरिया है, यानी प्लेंथ एरिया से अगर आप प्लेंथ एरिया से अगर माइनस करेंगे, मैं कंबाइंड कौन सी, ऑक्यूपेशन वॉल्स का एरिया प्लस सर्कुलेशन एरिया, ये जब मैं माइनस करूंगा तो मेरे पास आ जाएगा कारपेट एरिया, ठीक है। अभी मज़ीद मैं आपको इस पर थोड़ा समझा, तो फिर आगे हम एग्जांपल इसके ऊपर करेंगे तो आपको मज़ीद समझ आ जाएगी, ठीक है। तो ये अच्छा, मतलब ये है कि कारपेट एरिया क्या होगा कारपेट एरिया क्या होगा उसका अगर सिंपल मैं आपको डिफिनीशन, टेक्निकल डिफिनीशन बता दूं, तो प्लेंथ एरिया से अगर हम माइनस करेंगे, क्या माइनस करेंगे, वॉल्स एरिया प्लस
सर्कुलेशन एरिया, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, कारपेट एरिया। ठीक है, अभी हमें कारपेट एरिया की ज़रूरत क्यों है, ये हमें ये तो कारपेट एरिया, अभी कारपेट, व्हाट इज़ कारपेट एरिया एस्टीमेट। ठीक है, तो कारपेट एरिया एस्टीमेट हम इसलिए बनाते हैं कि अगर किसी बिल्डिंग का आपके पास ड्राइंग ही अवेलेबल ना हो और आप इंडिकेशन ऑफ कास्ट या ऑफ कास्ट एस्टिमेशन करना चाहते हैं, तो उसके लिए हम कारपेट एरिया मेथड इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, कि क्योंकि हमें अगर यूजेबल एरिया या यूज़फुल एरिया या यूजेबल एरिया या लिवेबल एरिया जो हमारा होता है, अगर वो हमें पता हो तो हम उसको प्लिंथ एरिया में आसानी से कन्वर्ट कर सकते हैं। अभी आगे हम मज़ीद इसके ऊपर डिस्कस करते हैं तो आपको समझ आ जाएगी। अच्छा, फ्लोर एरिया, अभी डिफिनीशन देख लें। फ्लोर एरिया ऑफ द बिल्डिंग इज़ द टोटल एरिया ऑफ ए फ्लोर इन बिटवीन वॉल्स and consist of floor of all rooms, veranda, passages, corridor, staircase rooms, kitchen, stores, cells, outdoors, and opening floors opening are not included in the floor area। जिस तरह प्लेंथ एरिया में ओपनिंग हमने माइनस कर दी थी, तो इधर इसमें भी फ्लोर एरिया में हम ओपनिंग, जिस तरह डोर सेल्स ओपनिंग हो गई या जो मेन दरवाजे आपके हो गए, तो उसका आपने फ्लोर एरिया में शामिल नहीं करना। ठीक है, अच्छा, एरिया ऑक्युपाइड बाय वॉल्स, पिलर्स, प्लास्टर एंड अदर इंटरमीडिएट सपोर्ट आर नॉट इंक्लूडेड इन द फ्लोर एरिया। तो जिस तरह आप सेल्स ओपनिंग स्पेसेस का, आप ओपनिंग स्पेसेस का जो ओपनिंग होती है, दीवार में जो ओपनिंग होती है, वो उससे यही मुराद है। ये नहीं है कि आप ओपन स्पेस जो इस तरह कोई आपका कोई कैंटिलीवर टाइप या चीज़ हो, वो नहीं, इससे मुराद है कि आपकी जो ओपनिंग इन वॉल्स हो, ठीक है, एंट्रेंस में एंट्रेंस हो, तो उसकी जो ऑक्यूपेशन होगी वो आपकी फ्लोर एरिया में शामिल नहीं होगा। इन शॉर्ट, फ्लोर एरिया इज़ इक्वल टू प्लिंथ एरिया माइनस एरिया ऑक्युपाइड बाय वॉल्स एंड अदर सपोर्ट्स। ठीक है, तो सिंपल आपने बस एरिया ऑफ फ्लोर एरिया आपने प्लिंथ एरिया से आपने माइनस क्या करना है, जो ऑक्युपाइड बाय वॉल्स एंड अदर सपोर्ट होता है, प्लिंथ एरिया माइनस एरिया ऑक्युपाइड बाय वॉल्स एंड अदर सपोर्ट्स। ठीक है, अभी इसके बाद सर्कुलेशन एरिया, वो भी हमने पढ़ा है, आपको मैंने थोड़ा बहुत समझा दिया है, तो इसकी डिफिनीशन आप देख लें कि द एरिया विच इज़ यूज्ड फॉर मूवमेंट ऑफ पर्सन्स यूजिंग द बिल्डिंग लाइक वेरेंडा। ये इसमें ज़रूरी चीज़ें आपकी आ गई, वेरेंडा आपकी सर्कुलेशन एरिया में, पैसेजेस आ गए आपके, कॉरिडोर आपके आ गए, बालकोनीज आ गई आपकी। ठीक है, एंट्रेंस हॉल आ गए आपके, पोर्चेस, स्टेयर केस, इस तरह। इट इज़ डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। हॉरिजॉन्टल सर्कुलेशन है आपकी एरिया लाइक वेरेंडा, पैसेजेस, कॉरिडोर यूज्ड फॉर हॉरिजॉन्टल मूवमेंट, एंड वर्टिकल सर्कुलेशन लाइक स्टेयर केस, लिफ्ट्स वगैरह, जो आपकी वर्टिकल मूवमेंट के लिए आपकी इस्तेमाल होती है, वो आपको वर्टिकल सर्कुलेशन एरिया आपका ऑक्युपाई करता है। ठीक है, इसके बाद आपका है कारपेट एरिया एस्टिमेट्स। ठीक है, तो इससे पहले ये मैंने आपको पहले थोड़ा बहुत समझा दिया है, तो इसका डिफिनीशन अभी आप देख लें। दिस मेथड इज़ यूज्ड व्हेन द प्लान ऑफ द प्रोपोज्ड बिल्डिंग इज़ नॉट रेडी फॉर वर्किंग। ठीक है, कि फॉर एग्जांपल आपके पास किसी बिल्डिंग का एस्टिमेशन आपने करनी है, रफ कॉस्ट एस्टिमेट आपने बनाना है, और उसका मेन प्लान अभी तक तैयार ही नहीं हुआ, तो आप किस तरह प्लेन एरिया एस्टिमेट से, लेकिन आपको यूज़र रिक्वायरमेंट आपको पता है। ठीक है, आपको पता है कि इतने कमरे बनने हैं और इतना इतना एरिया उसका होगा। ठीक है, तो वो एरिया जब आप कैलकुलेट करते हैं, उसको जमा करते हैं, तो वो उससे जो एरिया बनेगा वो आपका कारपेट एरिया कहलाएगा, और वो यूजेबल एरिया होगा या लिवेबल एरिया या यूज़फुल एरिया जो हम करते हैं, तो वो उसको हम क्या कहते हैं, कारपेट एरिया कहते हैं। तो कारपेट एरिया ऑफ द बिल्डिंग इज़ द यूज़फुल और
लिवेबल एरिया, दिस इज द टोटल area of floor excluding veranda, corridor, passage, staircase or any circulation area and excluding WC, air conditioning room, kitchens etc. ठीक है, वो मैंने पहले आपको बता दिया कि अगर आप 10th एरिया से ऑक्यूपेशन ऑफ वॉल्स एंड सर्कुलेशन एरिया दोनों को माइनस जब करते हैं तो आपके पास कारपेट एरिया बच जाएगा। ठीक है, अच्छा, The carpet area of an office building may be 60 to 75% of plinth area। ठीक है, हमेशा जहन में ये रखें कि आप ख़ुद भी इसको टेक्निकली चेक कर सकते हैं कि किसी बिल्डिंग को आप उसका मेन प्लान निकाल दें, यानी ऑफिस बिल्डिंग का, ठीक है, या किसी नॉन रेजिडेंशियल बिल्डिंग का अगर आप निकाल दें मेन प्लान और उससे ऑक्यूपेशन ऑफ वॉल, जिस तरह अगर आपके पास ऑटोकैड में उसकी ड्राइंग अवेलेबल है तो बहुत आसानी से आप उसका ऑक्यूपेशन ऑफ वॉल का जो एरिया है वो आप कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, और सर्कुलेशन एरिया जिस तरह वेरांडा, कॉरिडोर, स्टेयर केसेस, ठीक है, ये अगर आप माइनस करते हैं तो ये दोनों को जमा करके जब आप टोटल प्लिंथ एरिया से जब माइनस करते हैं तो उसमें से आपका कारपेट एरिया बच जाएगा। ठीक है, तो द कारपेट एरिया आप रेजिडेंशियल बिल्डिंग में 50 to 65%, तो वो कहता है कि ऑफिस बिल्डिंग के लिए आपका ये हो सकता है। ठीक है, सिक्सटी टू 65%, 75%। और आपका जो रेजिडेंशियल बिल्डिंग होते क्योंकि उसमें ऑक्यूपेशन ऑफ वॉल ज़्यादा, क्योंकि कमरे शमरे ज़्यादा होते हैं, छोटे छोटे कमरे होते हैं, और ऑफिस बिल्डिंग जो होती हैं वो लार्ज होती हैं। ठीक है, अब बड़े बड़े ऑफिसेज होते हैं, मेन हॉल होते हैं, लाइब्रेरी होती है वगैरह, इसी तरह की चीज़ें होती हैं, तो उसमें से प्लिंथ एरिया जो कारपेट एरिया होता है वो ज़्यादा होता है। ठीक है, तो ये जो, लेकिन जो अगर रेजिडेंशियल बिल्डिंग की आप बात कर लें तो उसमें से आपका 50 से 65% होता है कारपेट एरिया यूजेबल, क्योंकि उसमें छोटे छोटे कमरे होते हैं, दीवारें ज़्यादा होती हैं, तो उसमें से कारपेट एरिया कम होता है। तो वो कहता है कि 60 to 75% आपका रेजिडेंशियल ऑफिस बिल्डिंग में और 50 to 65% आपका रेजिडेंशियल बिल्डिंग में कारपेट एरिया हो सकता है। ठीक है, ऑफ द प्लिंथ एरिया। ठीक है, तो अभी अगर आपके पास फ़र्ज़ करें, मैं एक एग्ज़ाम्पल आपको देता हूँ। एग्ज़ाम्पल, अभी इस पर काम किस तरह करेंगे? काम इस तरह करेंगे कि फ़ॉर एग्ज़ाम्पल आपको एक हॉस्पिटल या एक इंस्टीट्यूट, स्कूल बना रहे हैं फ़र्ज़ करें आपने। ठीक है, स्कूल का ड्राइंग आपके पास अवेलेबल नहीं है, लेकिन आपको यूज़फुल एरिया आपको पता है कि आपको पता लग गया है कि मैंने 5 क्लासरूम बनाने हैं, 5 इंटू क्लासरूम बनाने हैं मैंने, और एक क्लासरूम का साइज़ होगा कितना? एक क्लासरूम का साइज़ होना चाहिए फॉर एग्ज़ाम्पल, या एरिया आपके पास फ़र्ज़ करें आप, और आपको ये पता है कि एक क्लासरूम का जो यूज़फुल एरिया है वो है 700 SFT। ठीक है, तो जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास टोटल कारपेट एरिया कितना आ जाएगा? वो आ जाएगा आपका 3500 SFT। ठीक है, ये क्या आ गया आपका? कारपेट एरिया, ये कारपेट एरिया आपका आ गया। ठीक है, 3500 SFT। तो अभी इसको जब मैं 3500 SFT मेरा यूज़फुल और कारपेट एरिया, यानी यूज़फुल एरिया मैं उसको कह सकता हूँ, कारपेट एरिया कह सकता हूँ। ठीक है, तो ये मेरा आ गया। तो इसके साथ मैं, अगर ये मेरा है नॉन रेजिडेंशियल बिल्डिंग, मतलब ये है कि ऑफिस की तरह है, तो इसके साथ मैं इसको अगर मैं 60% कंसिडर कर लूँ तो मैं मज़ीद इसके साथ ऐड क्या करूँगा? 40%। इसके साथ 3500 का 40% मैं मज़ीद ऐड करूँगा, तो इससे जो आंसर आएगा वो क्या होगा? वो आपका प्लिंथ एरिया में कन्वर्ट हो जाएगा, प्लिंथ एरिया में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो प्लिंथ एरिया को जब आप कंस्ट्रक्शन रेट से फिर मल्टीप्लाई करते हैं तो आपका ऑटोमेटिकली आपका आ जाता है
उसका कास्ट आ जाता है। तो फॉर ऑर्डिनरी बिल्डिंग द एरिया ऑक्यूपाइड बाई वॉल्स में बी 10 to 15% एंड 5 to 10% फॉर फ्रेम बिल्डिंग। यानी अगर ऑर्डिनरी बिल्डिंग इस तरह ब्रिक कंस्ट्रक्शन में ऑक्यूपेशन ऑफ वॉल जो होती है वो 10 से 15% होती है और 5 से 10% आपका फ्रेम स्ट्रक्चर में वॉल होता है, क्योंकि ब्रिक कंस्ट्रक्शन में आपका जो ऑक्यूपेशन ऑफ वॉल होता है वो ज़्यादा होता है। उसकी वजह यह है कि दीवारों की थिकनेसेस ज़्यादा होती है, क्योंकि फ्रेम तो होता नहीं है, सारा लोड बेयरिंग वॉल्स होते हैं। और फ्रेम स्ट्रक्चर में क्योंकि दीवारों की थिकनेस कम होती है तो इसलिए उसमें ऑक्यूपेशन ऑफ वॉल भी ऑक्यूपेशन एरिया ऑक्यूपाइड बाय वॉल्स भी कम होता है। ठीक है, तो अभी इसके ऊपर हम एग्जाम्पल करते हैं तो आपको समझ आ जाएगा। ठीक है, एग्जाम्पल ऑन कारपेट एरिया, ये एग्जाम्पल है हमारा। prepare preliminary estimate for 2 block of hostel to accommodate 300 student and double seated room shall be provided with the necessary common room, dining room, kitchen, sanitary accommodation etc. use construction rate 335 पर SFT। ठीक है, तो ये आपकी रिक्वायरमेंट है 300 स्टूडेंट के लिए। उसके साथ क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए कि आपका डाइनिंग रूम होना चाहिए, किचन होना चाहिए, सैनिटरी एकोमोडेशन होनी चाहिए। ठीक है, तो ये सारा कॉमन रूम भी होना चाहिए। तो उसके लिए आपको इसमें यूजफुल एरिया की ज़रूरत होगी। ठीक है, तो जस्ट इधर आप देख लें फर्स्ट पर कि लिविंग फ्लोर एरिया के पर स्टूडेंट 300 स्टूडेंट है तो एक स्टूडेंट के लिए हमें ये पता चला कि एक स्टूडेंट के लिए हमें 8 स्क्वायर मीटर जगह चाहिए। तो पर स्टूडेंट हमें 8 स्क्वायर मीटर, तो 800 को हम 300 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा पास कारपेट एरिया कितना आ गया, 2400 स्क्वायर मीटर। ठीक है, अच्छा उसके बाद ये तो हमारा जस्ट उसके लिए हो गया कमरे के लिए। ठीक है, अच्छा कॉमन एंड रीडिंग रूम, कॉमन एंड रीडिंग रूम उसका हमें रिक्वायर्ड है कि उसके लिए 0.5 स्क्वायर मीटर पर स्टूडेंट हमें जगह चाहिए। ठीक है, तो कॉमन रूम क्योंकि वो कभी कभी इस्तेमाल होता है, एक स्टूडेंट आता है बैठता है फिर चला जाता है, तो उसका एरिया भी कम होता है। ठीक है, क्योंकि ना उसमें कबोर्ड की ज़रूरत होती है स्टूडेंट के लिए, ना उसकी स्टूडेंट के लिए बेड की ज़रूरत होती है, तो उसका पर स्टूडेंट एरिया भी कम होता है, क्योंकि एक कुर्सी उसके लिए होनी चाहिए। ठीक है, बैठने की जगह, ठीक है, टेबल के सामने, तो उसके लिए। और ये जो चीज़ें होती हैं, ये जो 8 स्क्वायर मीटर मैंने लिया है, 0.5 स्क्वायर मीटर मैंने लिया है, तो ये एकोमोडेशन स्केल्स होती हैं मुख्तलिफ, गवर्नमेंट के बुक्स में ये मिल जाती हैं। एक स्टूडेंट के लिए, एक सोल्जर के लिए, एक डॉक्टर के लिए, एक टीचर के लिए, अगर आपको ऑफिस बनाना हो, घर बनाना हो, तो उसके लिए एरिया कितना होना चाहिए, तो ये स्टैंडर्ड्स होती हैं, इसको अकोमोडेशन स्केल कहते हैं। ठीक है, तो उसमें ये बुक्स हर डिपार्टमेंट में, हर इदारे में आपको मिल जाती हैं, उनकी अलग अलग होती हैं, किसी डिपार्टमेंट को या तो दूसरे किसी डिपार्टमेंट को फॉलो करती है, तो उससे ये चीज़ें पता चल जाती हैं। ये स्टैंडर्ड्स होती हैं हमारे पास, ये हम अपनी मर्ज़ी से नहीं लगा सकते हैं। ठीक है, तो ये अभी 0.5 तो 0.5 पर स्टूडेंट है। ठीक है, कॉमन रूम के लिए, तो उसको हम 300 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 150 स्क्वायर मीटर आ गया। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं डाइनिंग रूम के लिए 0.75, उसको हमने मल्टीप्लाई किया 300 से तो हमारा 210 स्क्वायर मीटर आ गया। ठीक है, उसके बाद किचन 0.6, उसकी 180 स्क्वायर मीटर आ गई, 300 से हमने मल्टीप्लाई किया। ठीक है, और WC ब्लॉक, ठीक है, तो WC ब्लॉक क्योंकि ये कॉमन ब्लॉक होता है, कॉमन लेबोरेटरी ब्लॉक होता है, बड़ा होता है, तो उसके लिए 0.6 स्क्वायर मीटर पर स्टूडेंट के लिए जगह होनी चाहिए, तो ये 180 स्क्वायर मीटर। तो इसको अभी हम टोटल फ्लोर एरिया हमने टोटल किया इसको, तो ये हमारा टोटल 3120 स्क्वायर मीटर आ गया। ठीक है, तो अभी तो ये तो हमारे पास फ्लोर एरिया, लेकिन हमें फ्लोर एरिया, सिर्फ फ्लोर एरिया की ज़रूरत तो नहीं है, फ्लोर एरिया तो हमने कैलकुलेट कर दिया, लेकिन हमें इसको अभी प्लेंथ एरिया में कन्वर्ट करना है, क्योंकि हमारा जो कंस्ट्रक्शन रेट है वो प्लेंथ एरिया के लिए है। ठीक है, तो वो उसको प्लेंथ एरिया में कन्वर्ट करने के लिए इसको हमने 40% मज़ीद एनहांस कर दिया, तो इस 3132 इसका 40% जब हमने लिया तो वो आया है 1248। तो अभी इसको हम जो मज़ीद दोनों को जमा करेंगे, टोटल प्लेंथ एरिया इसको और इसको जब हमने प्लस किया तो इसका आंसर आया है 4368 स्क्वायर मीटर। और क्योंकि रेट हमारा SFT में है,
कंस्ट्रक्शन जो रेट है, ये कंस्ट्रक्शन रेट भी हमने पहले क्लासों में पढ़ा है, आप जाके उधर उसको मज़ीद डिटेल से देख सकते हैं। क्योंकि हमारा रेट या तो इसको हमने स्क्वायर मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा या इसको हम स्क्वायर फुट में लेके आएंगे, तो हम इधर से ही इसको स्क्वायर फुट में लेके आते हैं, ठीक है। तो उसके लिए उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि 4368 डिवाइड बाई 0.0929 इज इक्वल टू, तो इससे ये आंसर आ जाएगा एसएफटी में, ठीक है। तो ये कन्वर्जन फैक्टर है, ठीक है। अगर ये एक और मज़ीद आपको मैं बता देता हूँ कि अगर आपका एसएफटी टू एसक्यूएम करना हो डायरेक्ट, तो आपका कन्वर्जन फैक्टर आपका क्या होगा, इज इक्वल टू 0.0929। आप इसको जब एसएफटी में जो अगर आपका आंसर है उसको आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई करेंगे 0.0929 से, तो जो आंसर आएगा वो स्क्वायर मीटर में डायरेक्ट कन्वर्ट हो जाएगा, आप चेक कर सकते हैं इसको, ठीक है। तो ये एसएफटी में हमने कर, अभी चूँकि स्क्वायर मीटर से एसएफटी में हमने आना है तो हमने डिवाइड कर दिए, ठीक है। तो ये हमारा 47,018 एसएफटी हमारा टोटल प्लेन्थ एरिया आ गया। अभी इसको हमने मज़ीद कंस्ट्रक्शन रेट से जस्ट मल्टीप्लाई करना है, इस तरह ये हमारा कंस्ट्रक्शन रेट है, इससे हमने मल्टीप्लाई किया टोटल एरिया को, प्लेन्थ एरिया को, तो हमारा 10,97,87,030 रुपये यानी 100.978 मिलियन। तो इसके साथ मज़ीद अगर हम कंटिजेंसी चार्जेस, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक, एक्सटर्नल वाटर सप्लाई और वो चीज़ें जो 8-9-10% 8% लेते हैं, किसी जगह 4% हम लेते हैं, तो ये आपका फिर टोटल इंडिकेशन ऑफ कास्ट बन जाएगा। तो आई थिंक आई होप आपने ये चीज़ें आपने समझ ली होंगी। अगर आपको फिर भी कोई आपका क्वेश्चन बनता है तो आप बेशक कमेंट बॉक्स में आप कमेंट्स सेंड कर लें, तो उसके मुताबिक मैं आपको रिप्लाई करूँगा इंशाल्लाह, ठीक है। तो आज के लिए काफ़ी है। ये अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और आज के लिए काफ़ी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।